हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने लाइट चैप्टर में स्कैटरिंग डिस्पर्जन शुरू कर दिया था और डिस्पर्जन हमने कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद हमने स्कैटरिंग समझा था और हमने जाना था कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। जब भी वाइट लाइट किसी टाइनी पार्टिकल से टकराती है तो वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है एंड इसी फिनोमिना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमने समझा था कि ब्लू कलर क्यों सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है, बिकॉज ब्लू कलर की वेवलेंथ एनर्जी एंड उसका एंगल इतना होता है कि सारे छोटे पार्टिकल्स खाली उसी को ही स्प्रेड करते हैं, बाकी सारे कलर्स ऐसे ही पास हो जाते हैं। तो ये ब्लू कलर का फिनोमिना था, ठीक है। एंड मैंने बताया था लास्ट क्लास में हम टिंडल इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक ही हमारा है टिंडल इफेक्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना होगा। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ, उसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, ठीक है। एंड ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ये होमोजीनियस नहीं है। ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस से मेरा मतलब क्या कि वो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस है, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। कहीं पर वो गैसेस ज्यादा हैं, कहीं पर वो कम है, किसी लेयर में कुछ और पार्टिकल्स ज्यादा हैं, कुछ पार्टिकल्स कम है। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, के छोटे छोटे मिनट पार्टिकल्स हैं। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड, ये पार्टिकल क्या क्या इंक्लूड करते हैं? स्मोक, धुआं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलते हैं, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल, जब एक लाइट की बीम इतने छोटे पार्टिकल से टकराती है, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, हमें जो बीम का पाथ है वो दिख रहा होता है। The light reaches us after being reflected diffusely by these particles, ठीक है। The phenomena of scattering of light by the colloidal particle give rise to the Tyndall effect. Okay? इन छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट बीम क्या कर रही है? टकरा रही है और अपने पाथ पे ही चल रही है, ठीक है। और लाइट का जो पाथ है, पाथ विजिबल है, पाथ इज विजिबल। और इसी फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए इसको और डीपली हम समझते हैं। दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्टेड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो आपने देखा होगा कि जब भी सूरज की रोशनी है ना आपके घर में किसी छोटे से होल से पास हो रही होती है, तो हमें वो लाइट पूरी की पूरी दिख रही होती है। उसके अंदर बहुत सारे स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, thus scattering और लाइट मेक द पार्टिकल्स विजिबल। ओके, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा होता है? पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं। ये आप लोगों ने अपने घर में, स्कूल में देखा होगा कि पूरा का पूरा रूम अगर अंधेरा भरा हुआ है एंड एक छोटा सा होल कर दिया जाए एंड वहां से अगर सनलाइट आ रही है तो आपको सनलाइट भी दिख रही होगी और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं। इसी चीज को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सनलाइट पास थ्रू अ कैनोपी और अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। जब डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं आप लोग, मे बी आप में से कुछ लोग गए हुए हो, जब बहुत सारे पेड़ हो लगे रहते हैं तो वैसे फॉरेस्ट को कहा जाता है डेंस फॉरेस्ट। तो अगर आप डिस्कवरी इनमें शोज देखते होंगे तो अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में गए हो एंड ये आपने देखा है किसी भी मूवी में या किसी भी जगह पे, तो लाइट की रेस पड़ रही होती है। ओके, पूरा फॉरेस्ट डार्क होता है बट लाइट की रेस कुछ ना कुछ इधर से उधर दिख रही होती है।
तो जो जिस टाइप की लाइट की रेज़ हमें दिखाई दे रही होती है उस समय, वो लाइट की रेज़ कैसे जनरेट हो रही होती है? टिंडल इफ़ेक्ट की वजह से, कि लाइट पार्टिकल जब किसी कोलाइडल पार्टिकल से टकराते हैं, तो उसका पाथ विज़िबल हो जाता है। ठीक है? ये जो हमारा फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट होती हैं। तो उसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें टिंडल इफ़ेक्ट दिखाई देता है। ओके? तो आई होप आप टिंडल इफ़ेक्ट को विजुअलाइज़ कर पा रहे होंगे। ओके? कि जैसे कोई डेंस एरिया है, वहाँ पर कहीं से भी सनलाइट अगर आपके पास आ रही है, तो आप जब भी उस सनलाइट को देखोगे, आपको दिखेगा कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ओके? वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रही होंगी। तो इस टाइप की इफ़ेक्ट को ही टिंडल इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब हम कुछ फिनोमिनास पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, कि लाइट के स्कैटर्ड होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हमें है दिखाई देती है। तो पहला फिनोमिना है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? ओके? तो आप लोगों को अब आंसर इसका पता है कि स्काई का कलर कोई दूसरा कलर क्यों नहीं होता, खाली ब्लू क्यों होता है? ब्लू इसीलिए होता है बिकॉज़ जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट कंटेन्स, क्या कंटेन करती है व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स। ओके? जिसमें से जो ब्लू कलर होता है, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, बट एंगल, स्कैटरिंग एंगल लार्ज होता है, जिसकी वजह से जब व्हाइट लाइट किसी भी पार्टिकल से टकराती है, कोई भी व्हाइट लाइट किसी भी पार्टिकल से टकराती है, तो जो सबसे ज़्यादा जो कलर बिखरता है, वो ब्लू कलर ही होता है। जो कलर सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बिखर रहा होगा, वही कलर हमें सबसे ज़्यादा दिखेगा। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो कलर है, हमारी जो स्काई का कलर होता है, वो ब्लू होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा और डीपली हम इसको पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर। ठीक है, जिसका साइज स्मॉलर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। किसकी कंपैरिजन में? लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। दीज आर मोर इफेक्टिव इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो जोन सी लाइट का वेवलेंथ छोटा होता है, उसके लिए ज्यादा आसानी होती है कि वो स्कैटर हो जाए। लाइक ब्लू कलर, द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट रेड एंड। जिस लाइट की वेवलेंथ लंबी होगी, वो इन छोटे-छोटे पार्टिकल से स्कैटर्ड हो ही नहीं पाएँगे, तो रेड कलर की लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगी। द रेड लाइट हैज़ द वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। वेवलेंथ को लैम्ब्डा इस सिंबल से लिखा जाता है। ओके, इसको लैम्ब्डा बोलते हैं इस सिंबल को। सो वेवलेंथ, लैम्ब्डा का मतलब वेवलेंथ होता है। सो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट is equals to 1.8 times wavelength of blue light। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। ऑलमोस्ट रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो ब्लू लाइट की वेवलेंथ से डबल है। इसका मतलब ये कि अगर एटमॉस्फेयर में फाइन पार्टिकल्स होंगे, तो रेड लाइट बिल्कुल स्कैटर नहीं होगी, पर ब्लू लाइट जरूर स्कैटर होगी। द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली। यही रीजन है कि जो फाइन पार्टिकल होते हैं हमारे एयर में, वो ब्लू कलर को बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्कैटर कर पाते हैं देन कंपेयर करा जाए रेड लाइट से। तो
और जो स्कैटर कलर है वो हमारी आई में एंटर करता है। ओके, तो इसीलिए हमारे जो एटमॉस्फेयर का स्काई का कलर ब्लू है। अगर हमारे अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर हमारे अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसका मतलब ये कोई फाइन पार्टिकल नहीं होते। एंड बिकॉज फाइन पार्टिकल नहीं होते तो ब्लू कलर स्कैटर नहीं हो रहा होता, हमें कोई भी स्कैटरिंग दिख नहीं रही होती। ये बहुत अच्छी बात बोली है। देन स्काई वुड लुक डार्क, जिसकी वजह से जो हमारा जो स्काई है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो ब्लू दिख रहा है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई बिल्कुल डार्क ब्लैक दिखेगा। द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ओके, जो एरोप्लेन में बैठे होंगे जिनने बहुत हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई किया होगा, उनको ये चीज पता होगी कि स्काई का कलर हाई एल्टीट्यूड पे ब्लू नहीं दिखता है, डार्क दिखता है, ऑलमोस्ट ब्लैक दिखता है, क्योंकि उस हाइट पे स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती इसीलिए। अब नेक्स्ट फिनोमिना, अभी हमने पहले फिनोमिना के बारे में पढ़ा कि हमारे आसमान का कलर नीला क्यों होता है। अब हम सेकंड फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे कि कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। सन का कलर सनराइज और सनसेट के टाइम हमें इतना रेडिश क्यों दिखता है। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं इस चीज को समझने के लिए कि सूरज का कलर सनराइज और सनसेट के टाइम इतना रेडिश क्यों दिखता है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स, ठीक है, और व्हाइट लाइट, कोई बहुत ही अच्छा सा आप टॉर्च ले लीजिए जो बहुत ज्यादा अमाउंट में व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड एक कन्वर्जिंग लेंस या एक कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए और इस लेंस को हम L1 बोल रहे हैं। जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है जिस टॉर्च से, उसको हम S बोल रहे हैं। ओके, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे इस एक्टिविटी में क्या करना है। दिस लेंस प्रोवाइड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये लेंस क्या करेगा, लाइट को फोकस कर देगा तो हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी। अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक। अब सेटअप में क्या है, पहले हमारे पास एक टॉर्च हुआ करता था और ये टॉर्च क्या करता था, व्हाइट लाइट को दे रहा था। फिर हमने एक लेंस लगा दिया। लेंस क्या कर रहा है, सारी की सारी जो व्हाइट लाइट है उसको किसी एक डायरेक्शन में फोकस कर रहा है, एंड जिस डायरेक्शन में फोकस कर रहा है वहां पर हमने एक ट्रांसपेरेंट टैंक लगा दिया और इस टैंक को हम T बोल रहे हैं। इस लेंस को हमने L1 नाम दिया था और इस टॉर्च को हम S बोल रहे थे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Allow the beam of light pass through a circular hole made in a cardboard. Obtain a sharp image of circular hole on the screen using a second converging lens. ठीक है, तो अब सेटअप में क्या हुआ, पहले हमारे पास एक टॉर्च था, फिर हमने एक लेंस लगाया, फिर हमने एक टैंक लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, टैंक से जो रोशनी पास हो रही है उससे हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले रहे हैं, कार्डबोर्ड से एक छोटा सा होल लगा रहे हैं, होल से वो रोशनी बाहर निकल रही है, एंड देन एक और लेंस का यूज करके सारी रोशनी को एक पॉइंट पे फोकस कर दे रहे हैं एक स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन का नाम रख दिया है हमने MN। ये पूरा का पूरा सेटअप है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इजी सेटअप है। आपको 2 लेंस चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए जिसमें आप पानी डाल दें, ओके, और एक कार्डबोर्ड चाहिए आपको। डिसॉल्व 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 2 लीटर ऑफ क्लियर वाटर इन द टैंक। तो जो टैंक था उसमें हमने केमिकल लिया सोडियम थायोसल्फेट, 200 ग्राम लिया हमने और 2 लीटर पानी में उसको डुबो दिया। एड 1 to 2 मिलीलीटर ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसी में ही हमने 1 से 2 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिए। यहाँ पर एक रिएक्शन टेक प्लेस होने वाली है। वी ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल प्रेसिपिटेट इन 2-3 मिनट। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे क्या,
कि जो सल्फर के पार्टिकल है वो टैंक के नीचे की साइड जमा होने लग जाएंगे। एज सल्फर पार्टिकल बिगिन टू फॉर्म वी कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द थ्री साइड ऑफ द ग्लास। हम देखेंगे क्या कि जैसे जैसे सल्फर पार्टिकल बन रहे हैं हम ग्लास में देखेंगे क्या कि ब्लू लाइट निकल रही है। कौन सी कलर की लाइट निकल रही है? ब्लू कलर की लाइट निकल रही है। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय मिनट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली में किया इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, एक टॉर्च ली थी, यहाँ से व्हाइट लाइट पास हो रही थी, हमने एक लेंस लिया जिसकी वजह से ये व्हाइट लाइट क्या हो गई, एक पॉइंट की ओर फोकस्ड हो गई। हमने यहाँ पर एक टैंक लिया जिसमें हमने कुछ केमिकल्स मिलाए एंड हमने क्या किया, सल्फर पार्टिकल्स बनाए। ओके एंड इस जगह से इस टैंक से जो लाइट निकल रही थी उसको हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड से एक होल बनाया एंड देन उस होल के बाद एक लेंस लगाया एंड जो इमेज फॉर्म हुई उसको एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करी। तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो टैंक है इससे ब्लू कलर की रोशनी निकल रही है। एंड वो ब्लू कलर की रोशनी क्यों निकल रही है? क्योंकि इस टैंक के अंदर छोटे छोटे सल्फर पार्टिकल्स बन चुके हैं। एंड हमने कौन सी लाइट यूज की थी? हमने व्हाइट लाइट यूज करी थी। तो व्हाइट लाइट इन सल्फर पार्टिकल से टकराए एंड उनने क्या किया, ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर दिया। तो अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? वी ऑब्जर्व that the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circle at first is orange red, then bright crimson red and ठीक है। तो साइड से हमने ब्लू कलर की लाइट देखी, बट अगर इस होल से हम देखें, होल से, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि हमें रेड कलर की लाइट मिल रही है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि सन से जो लाइट आ रही होती है हमारे पास, द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। जब सन राइज हो रहा होता है एंड सन सेट हो रहा होता है तो सन से जो हमारे को रोशनी मिल रही होती है उसको बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करना होता है। ओके एंड बिकॉज उसको एक छोटा डिस्टेंस कवर करना होता है तो जितनी दूसरे कलर की लाइट होती है वो स्टॉप हो जाती है एंड खाली रेड कलर की लाइट ही हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच पाती है। एंड बिकॉज रेड कलर की लाइट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पहुंच पाती है तो क्या होता है, हमें जो हर जगह से जो रेड लाइट दिखती है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो जो हमें दिखती है वो होती है रेड कलर की लाइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा। ओके अब आगे चलते हैं। एट मून द सन अपीयर्स वाइट। ठीक है, अगर आप मून पे खड़े हो और आप सन की पिक्चर ले रहे हो तो आपको सन येलो नहीं दिखेगा, आपको वाइट कलर का दिखेगा। उसका रीजन क्या? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग हो रही है, इसलिए हमें हमारा जो सन है वो येलोइश दिखता है। मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर कोई स्कैटरिंग नहीं हो सकती। उसी की वजह से जो सन है उसका ओरिजिनल कलर हमें मून से दिखाई देता है एंड दैट इज वाइट। At moon, the sun appear white as little of blue and violet color are scattered. Near the horizon, most of the blue light shorter wavelength are scattered away by the particle. Horizon के पास जो ब्लू लाइट होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है और वही क्या करते हैं, पार्टिकल्स ब्लू कलर की लाइट को ही क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। तो इस चीज से, मून वाले एग्जाम्पल से हमें ये तो पता चल गया है कि सन का जो रियल कलर है वो वाइट है, हमारे अर्थ पे वो येलोइश इसलिए दिखता है बिकॉज क्या हो रहा होता है, स्कैटरिंग फिनोमिना हो रहा होता है। हमारा स्काई का कलर एक्चुअल में कोई कलर नहीं है, बट एटमॉस्फेयर की वजह से हमें हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होता है। दिस गिव राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमें हमारा सन रेडिश कलर का दिखता है। यहां से हमें ये पता चल गया है। ओके ये वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है जिसको कहा गया था कि एक एस सोर्स है, उससे लाइट आ रही है बहुत सारी
तो हमने क्या किया, एक लेंस प्लेस कर दिया L1, उसकी वजह से लाइट क्या हो गई, पैरेलल हो गई। हमने एक टैंक से पास करी, जहाँ पर टैंक में हमने केमिकल्स डाले थे एंड सल्फर पार्टिकल्स जनरेट करे थे। फिर हमने एक कार्डबोर्ड लगा दिया एंड वहाँ से हमने लाइट रे को देखा। दूसरे लेंस की हेल्प से हमने ये लाइट रेस को कंसंट्रेट कर दिया। तो हमें क्या पता चला कि इस टैंक में से तो हमें ब्लू कलर की लाइट दिख रही है, बट अगर हम जब स्क्रीन पे देखें तो हमें रेडिश लाइट दिख रही है। और ये सब किस लिए हो पाया, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, स्कैटर्ड कर रहे थे। बट लाइट अगर कंसंट्रेट कर दी जाए तो हमें रेडिश लाइट दिख रही थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन आई, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहला क्वेश्चन ये है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कंट्रोल्ड बाय। आई का फोकल लेंथ क्या चीज कंट्रोल करता है? क्या आइरिस कंट्रोल करता है, कॉर्निया कंट्रोल करता है, सिलेरी मसल कंट्रोल करती है, या ऑप्टिक नर्व कंट्रोल करती है? मैंने आपको समझाया था कि हमारे आई की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो पास की चीज़ों को भी देख सकती है एंड दूर की चीज़ों को भी देख सकती है। एंड हमारी आई ये सारी की सारी चीज़ें कैसे देख पाती है? बिकॉज उसका फोकल लेंथ जो हो रहा होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। एंड फोकल लेंथ को क्या चीज़ कंटिन्यूअसली चेंज करती है? फोकल लेंथ को कंटिन्यूअसली चेंज करती है सिलेरी मसल्स। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो हमारी जो आई की मसल होती है वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है। तो वो कौन सी मसल्स थी? वो थी सिलेरी मसल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारे आई की फोकल लेंथ क्या चीज़ कंट्रोल करता है, इसका करेक्ट आंसर है सिलेरी मसल। ओके, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सिलेरी मसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म। एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म पे फॉल हो रही है, तो कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट होगा अपने रास्ते से? ओके, एंड ऑप्शन इज वॉयलेट, ऑरेंज, रेड, येलो। तो आपको पैटर्न याद होगा, विबग्योर। सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कलर कौन सा है? ये मोस्ट डेविएटेड है एंड ये कलर लीस्ट डेविएटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, रेड कलर। ओके, रेड कलर लीस्ट डेविएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। स्काई का ब्लू कलर किस लिए होता है? लाइट के डिस्पर्स होने की वजह से, लाइट के स्कैटर्ड होने की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्ट होने की वजह से, या लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से? तो अभी मैंने जैसे समझाया कि व्हाइट लाइट हमारी सन से आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, टाइनी पार्टिकल से टकराती है एंड स्कैटर्ड हो जाती है। एंड सबसे ज्यादा जो कलर स्कैटर्ड होता है वो ब्लू होता है। तो इसका करेक्ट रीजन क्या है? लाइट बिकॉज स्कैटर हो रही होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना। यहाँ पर लाइट 7 कलर्स में टूट नहीं रही है, बस एक कलर है जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। रेनबो कैसे फॉर्म हो पाता है? तो अब हम रेनबो के बारे में जानते हैं कि जब कोई रेनी डे होता है उसके बाद जब सनराइज होता है तभी हमें रेनबो दिखाई दे रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाते हैं जब भी बारिश होती है, रेनी डे होता है। एंड उसके बाद जब भी सन अपीयर होता है तो सन की लाइट रेस क्या हो रही होती है, इन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जा रही होती है। अगर इस पिक्चर को बड़ा करके दिखाया जाए तो ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये हमारी सन की रेज हैं। ये क्या हुई, वाटर के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर गई। एंड बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का
एंड वाटर का डिफरेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइट रे क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। फिर जाके एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि ये जो लाइट रे है इस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलने की बजाय ये लाइट रे अपने अंदर ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, ये सन की रे है, ठीक है। क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गए, डिस्पर्जन हो गया, फिर उसके बाद एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट के अंदर, तो एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, देन लाइट रे जो बाहर आती है वो 7 कलर्स में बाहर आ रही होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, रिफ्रैक्शन होगा एंड डिस्पर्जन होगा लाइट का, किसके थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि क्या, कि लाइट अपनी मीडियम की बाउंड्री से टकराती है पर बट रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि आप इंटरफेस से तो टकरा रहे हो, एयर वाटर इंटरफेस से आप टकराए, पर लाइट रे का एयर में जाने की बजाय वापस से टकराकर वाटर में चले जाना, इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड रेनबो फॉर्मेशन के टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना जरूरी होता है, उसी के बाद क्या होता है, रेनबो हमें दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है एंड लाइट का डिस्पर्जन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ अकोमोडेशन, की आई की कौन सी मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। लाइट की प्रॉपर्टी हमारे आईज की प्रॉपर्टी कि हम पास की चीज भी देख सकते हैं एंड दूर की चीज भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। एंड अगर हमें नॉर्मल आई का पावर ऑफ अकोमोडेशन फाइंड आउट करना है तो हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो आई है सबसे पास की कौन सी वैल्यू तक देख सकती है, तो हमारी जो आई होती है वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है एंड सबसे दूर का इन्फिनाइट तक देख सकती है। तो अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी पड़ी जब हमारे पास फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो पावर कितना आएगा, पावर एंड फोकल लेंथ का रिलेशनशिप क्या होता है, पावर इक्वल होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में, मीटर्स में। ओके, तो सबसे पहले हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर्स। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पावर क्या हो गई, 4 डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 डायोप्टर। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन नॉर्मल आई के लिए होता है 4 डायोप्टर, और अगर फोकल लेंथ की टर्म्स में बात किया जाए तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन के साथ हमने फाइनली अपना लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने लाइट चैप्टर की स्टार्ट करी थी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने से, देन मिरर, फिर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने लेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई, स्कैटरिंग, एंड अब हमने इसके फाइनल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा लाइट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।